अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हुमारिया जदून। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल जोसेफ साहिबा भी। नाज़रीन, काफ़ी देर से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था कि क्या फैसला होगा लॉकडाउन के हवाले से, लॉकडाउन में नरमी आएगी या सख्त कर दिया जाएगा, लेकिन फैसला मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन एज इट इज स्मार्ट लॉकडाउन ही रहेगा। उसमें कुछ चेंजेस आई हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। अभी के जो फैसले हैं उसकी रोशनी में सियाहत के शोबे को खोला जाएगा, सियाहती मकामात को खोला जाएगा, SOPs के साथ खोला जाएगा। इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा, हफ्ते और इतवार के रोज। इसके साथ साथ जो बाकी 5 दिन होंगे उन दिनों में कारोबार खोलने की इजाजत दी जाएगी। और यह भी कहा गया है कि जो वजारत रेलवे है वो 40 ट्रेन चला सकेगी और जो बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी हैं उनकी वापसी का अमल भी तेजी से जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो कारोबारी मराकज हैं वो शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा सामने आते जा रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो 60 से ज्यादा मरीज आज कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं और ओवरऑल जो केसेस हैं वो 75,000 से तजावुज कर चुके हैं। हुकूमत की प्रेडिक्शन थी वो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं दुरुस्त साबित हो रही हैं। इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? कहा जा रहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाया जाएगा, शायद कर्फ्यू नाफिज करना पड़े, जिस तरह से अभी केसेस जो है वो आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हमने देखा फिर से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत गई है। इस पर भी हम तज्ज़िया लेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम जो डिस्कशन करेंगे वो इस हवाले से है कि जो शुगर माफिया है उसको किस तरह से ठिकाने लगाया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुर्तजा वहाब साहब ने। उन्होंने भी कहा है कि वज़ीर आज़म को छुपाने की जो है वो कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उनको किसी तरीके से सेव किया जा रहा है। अब उस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से उनको सेव किया जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट में नाम सामने आए हैं उनको जो है वो किस तरह से उन पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। कहा तो ये जा रहा था कि एक्शन लिया जाएगा और हम देखेंगे कि शायद इस तरह से कुछ कंफ्यूजन थी कि रिपोर्ट पब्लिक होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट पब्लिक हुई। अब देखना यह है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट में नाम मौजूद हैं उसके साथ साथ उनको मौजूद बहस नहीं बनाया जा रहा है। जो मौजूद बहस नाम आ रहे हैं वो शहजाद अख्तर का और वजीर आजम का आ रहा है, जबकि वजीर आजम ने खुद ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करवाई है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे ही कुछ दिनों बाद नवाज शरीफ की कोई ना कोई पिक्चर लीक होती है तो एक बार फिर से नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर से सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। फवाद चौधरी ने भी वजीर आजम को एक खत लिखा है जिसमें कहा है कि इस हवाले से दोबारा से तहकीकात होनी चाहिए है कि आया ये जो रिपोर्ट्स थी जिसमें कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है वो दुरुस्त थी या नहीं। बरतानिया से भी कोई रिपोर्ट्स सामने नहीं आ रही हैं। एहतशाम साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। कहा जा रहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, कर्फ्यू की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर से जो भी वजीर आजम का जो फैसला सामने आया है उसमें स्मार्ट लॉकडाउन है। एक तरफ अमात भी बढ़ती जा रही है लेकिन फिर से और मजीद कारोबार खोलने की तरफ हम जा रहे हैं। किस तरह से आप इस पर कॉमेंट करेंगे? देखिए हमारे बहुत बारीक सा फर्क है। अगर पिछले 3 दिन का आप नोटिस करें ना, जो सूरत हाल बनती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर आप 24 घंटे पिछले देखें, मसलन मैं एग्जैक्टली अगर बताऊं आपको तो इतवार वाले दिन 75,000 लोग जो है ना वो उनकी डेथ हुई है। 75 लोगों की डेथ हुई थी। और उससे पहले देखा जाए 24 घंटों में तो 88 लोगों की डेथ हुई थी। आज अब तक फिगर आप बता रही हैं 60 है। तो बजाय मरने वालों की तादाद में कमी है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अब जो हम देख रहे हैं कि पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक रिपोर्ट हमने देखा को सामने आई है, वो रैंडम रिपोर्ट, उसमें वो जो हॉरिफाइंग सी पिक्चर सामने आई कि 6 लाख के करीब मरीज हो चुके हैं पंजाब में। किस हद तक उसको वेरीफाई फर्दर करने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत क्या है। अब देखिए हमारे सामने 2 सूरत हाल थी। आज मैं देख रहा था, 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि पहली दफ़ा तिब्बी माहिरीन जो है उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जी लॉकडाउन जो है ना उसको खोला जाए, बट विद सर्टन SOPs कि लोगों ने किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क कैसे पहनना है, समाजी दूरी और ये सारे मामलात कैसे करने। दूसरा
हमारा सेंट्रल बैंक हमारी ये कह रहा है कि हमारी मईशत जो है ना वो खुदा न खासा लॉकडाउन की वजह से मजीद ख़राब हो जाएगी, लिहाजा इसको आगे मत बढ़ाया जाए, यानी इसमें सख्त ना किया जाए। अब फॉरन अगेंस्ट ओपिनियन थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये सर्च कर रहा है, अभी फ्लैटन नहीं हुआ, नीचे आएगा तो फिर देखा जाएगा, तो अभी कर्फ्यू लगाना पड़े लगाएं, जो कुछ करना पड़े। मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, जब आप सीट ऑफ गवर्नमेंट पे होते हैं कोई और सूरत हाल होती है, अपोजिशन में बैठ कर कुछ और बात कर सकते हैं, ठीक है, अपोजिशन और गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र अलहदा है, हमारे मीडिया में भी फॉरन अगेंस्ट ओपिनियन है, लेकिन सवाल यह है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि WHO कह रहा था शुरू के दिनों में कि 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं, अब फिर उसके चंद दिनों बाद उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लोग भूख से भी मर सकते हैं। अब ये भूख वाली बात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका में केसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ मामला जा रहा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका वहाँ बढ़ रहे हैं। अब देखें 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो SOPs पे अमल दरामद कराए, बेहतरीन मिसाल दी जाती है ताइवान की, 14 केसेस टोटल हुए, उन्होंने हमारे यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं किया था, सिर्फ ये किया, मेक श्योर किया उन्होंने कि आप मास्क पहनेंगे, समाजी दूरी होगी, आप जिस तरीके से उन्होंने कहा किधर जाना है किधर नहीं जाना, ठीक हो गया मामला। अब हमने देखा कि हमारे रमज़ान के आखिरी दिनों में सूरत हाल बहुत ख़राब हुई, जब लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि हमने नरम कर दिया, लोगों का ख्याल था कि ये ख़त्म हो गया, उसके बाद मार्केटों में उससे गलतफहमी, उसके बाद मामला किधर चला गया, ये हमारे सब के लिए एक आई ओपनर है। देखिए अब सवाल है कि इतनी संगीन सूरत हाल में आपके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी 5 करोड़, उन्होंने 5 करोड़ का फिगर है, मेरे हिसाब से कुछ 7 करोड़ लोग जो है ना वो सतह गुर्बत से नीचे इस वक्त रह रहे हैं पाकिस्तान के, और उनमें ये 2.5 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, ये 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और फिर अगर फिगर ज़्यादा है, अब आप क्या करेंगे? अब देखें ना, हमारी इकोनॉमी का साइज़ बदकिस्मती से आप देख लें, ये 332 बिलियन डॉलर से कम होते हुए 264 बिलियन डॉलर तक आ गई है। हमारा बुरा हाल हो चुका है, हमारा डेट, हमारा, और जिसको कहना चाहिए हमारे कर्जे और हमारी ग्रोथ जो है वो, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है कि अब हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया मामलात को चलाना। हुकूमत ने $8 बिलियन डबड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, आपने जैसे सवाल किया है कि अब इसमें क्या करना है, ये कमल शौकत साहब हमारे साथ हैं। कमल साहब बताइएगा कि किस तरह से हुकूमत इन SOPs को फॉलो करवाएगी, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जा रही है, तो अब SOPs पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सबसे पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म ने जब लॉकडाउन को सॉफ्ट अप किया था या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए थे, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोरोना ख़त्म हो गया। उन्होंने हमेशा इस बात पे एम्फसाइज किया है कि कोरोना इधर मौजूद है, ये एक ख़तरनाक बीमारी है, और एहतियात ही वाहिद हमारे पास कि अगर हम एहतियात करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और हमें इसके साथ ज़िंदा रहने के तरीके सीखने हैं। तो ये कोई ऐसी मैसेजिंग आवाम को नहीं दी गई थी कि अब आप घरों से बाहर निकल आएँ और टिका के शॉपिंग करें और धमालें डालें और शाम को होटल्स में जाएं। और लोगों ने, मैं आपको बता रही हूँ एहतशाम साहब, गलत नहीं समझा। हुआ ये है कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है यही रिएक्शन। ये ह्यूमन नेचर होती है कि जब आप बहुत अरसे तक या कुछ अरसे तक बंद कर दे और लोग इनसिक्योर हो जाएं कि हमें अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलेगी, दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, बंद है तो एकदम से जब कोई चीज़ खुलती है तो इसी तरह का रिएक्शन आता है। फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका में 6 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद उन्होंने एक दिन खोला राशन बांटने के लिए, तो 8 किलोमीटर की लाइन लग गई, जहाँ पे सारा दिन लोग खड़े रहे, और वो सारा ऐसी तैसी होगी जो उन्होंने इतने अरसा SOP फॉलो किए थे या लॉकडाउन में जो अंदर रहे थे। इसी तरह हमने अमेरिका में रिएक्शन देखा। हालांकि अमेरिका वो मुल्क है जहां तकरीबन 14 से 15 लाख लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं, और 1 लाख से ज्यादा अमवात हो गई है। 1 लाख बंदा अगर किसी जलसे में आ जाए, हमने तो देखा है, तो आप सोचें कि वहां पे एक सैलाब होता है। 1 लाख इंसान है, ये एक हकीकत है कि जो सफ़ा हस्ती से चले गए, दुनिया से चले गए, और उनकी एक ही ज़ाहिर ज़िंदगी थी, और कितने लोग अफेक्टेड हैं। उसके बावजूद उन्हें खोलना पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। हल वही है जो आपने बताया, इंसानी जो हमारी नेचर है या हमारी जो आदत है, हमें वो बदलनी है। अब मैं 2-3 मिसालें दूंगी। HIV की क्या आपके पास हल है, एहतियात है? डेंगू खुदा ना खास्ता हो जाए, उसका भी कोई इलाज नहीं है। डेंगू से बचने के पहले प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। तो आपने बेसिकली वायरसेस जितने भी हैं दुनिया में, उनमें मेजॉरिटी के लिए आपके पास इम्यूनिटी होती है या प्रिवेंटिव अप्रोच होती है, और इन दोनों को आपने साथ लेके चलना है।
तो बीइंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं सिर्फ आपको 2-4 चीजें बताऊंगी कि एक तो अपनी खाने पीने की आदतें बदल लीजिए, और दूसरा जो SOPs हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर हो जाएगी कि ये इसमें कमल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, COVID-19। ये बड़ी अहम बात की आपने कमल। अब देखें जो आज प्राइम मिनिस्टर की जो आज बड़ी ब्रीफ सी स्पीच थी, मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है, ये बहुत कुछ हमें बता भी रही है कि सूरत हाल किधर जा रही है, और इसमें कोई अकेला आदमी नहीं काम कर सकता। सियासत करने के लिए हम सियासत भी कर सकते हैं, टीवी पे बैठ के बड़ी बातें भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब आप मामले को सही मानों में डील करना पड़ता है फिर आपको पता चलता है आप कहाँ खड़े हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कमल कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि जी एडमिनिस्ट्रेशन भी थक गई है, और आज उन्होंने कहा पुलिस भी शायद ये नहीं कर सकती, वॉलंटियर के जरिए हम ये काम करवाएंगे, तो वो तो आपके मुखालफिन पहले ही कह रहे हैं जी पोलिटिसाइज है, PTI के लोगों को डाला हुआ है। तो सवाल ये है वो कैसे अमल दरामद कराएंगे? तो मतलब अगर उनके पास कोई मैंडेट नहीं होगा, जिनके पास मैंडेट था यानी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, वो अगर खुद नहीं कामयाब हुए तो ये वॉलंटियर कैसे आपके ख्याल में ये कामयाब होंगे लोगों को ये बताने में कि जी घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, जो कि लोग नहीं कर रहे, माजत के साथ पढ़े लिखे लोग ये काम नहीं कर रहे। मैं जवाब देती हूँ तो शाम साहब मुझे सिर्फ इजाजत दीजिएगा 2 मिनट। देखें, चाइना की मिसाल हमारी सारे पाकिस्तानी देते हैं, बड़ी बढ़ बढ़ के देते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं वो देते हैं, लेकिन उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि जब भी आपने कंपैरिजन करना होता है तो आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं, एप्पल ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं होता। चाइना में एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, वहां पर अगर किसी चीज का ऑर्डर आ जाता है तो फिर उसको कोई अपोज नहीं कर सकता, वहां पे गोली मारने तक के मतलब होते हैं आपकी फोर्सेस, और वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम किस तरह ऑपरेट करती है आपको अंदाजा है। वहां पे कोई ऑपोजिशन इस तरह नहीं है कि वो फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या जो ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ एतराज कर सके। उसके बरक्स पाकिस्तान में हमने एक ऑप्शनल दिया हुआ है, हमने यहाँ जो वजीर आजम ने पहले दिन कहा था कि आप लोगों को मारपीट से अंदर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई दहशतगर्दी या कोई उस तरह का मसला नहीं है, ये एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, लोगों को भी इसका अंदाजा नहीं है। और यही रिएक्शन हमने देखा कि बंद करने से एक तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, 15 करोड़ आवाम जो है वो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासिर होगी, 7 करोड़ डायरेक्टली पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए, बिजनेस तबाह हो गए लोगों के, 9 लाख ऐसे बिजनेसेस थे जो सफाई हस्ती से मिटने जा रहे थे। यानी ये नहीं है कि हमने उन्हें कोई इकोनॉमी खोलने के बाद रेसिटेट करना है, वो मुकम्मल खत्म हो जाते। कई किस्म के अवाम है, मैं गिनवा सकती हूँ आपको, वेटर्स हैं, डायर्स थे, ये जो मुख्तलिफ छोटे छोटे काम करने वाले हैं, जो काज लगाने वाले, और छोटे छोटे बिजनेस जो रोज का अपनी कमाई करके घर लेके जाते हैं, वो मुकम्मल बेरोजगार होकर घरों में बैठे हुए थे। इसलिए हमने इसको शुरू में थोड़ा खोला, लेकिन हमने कभी अवाम को ये नहीं कहा कि आप जोक दर जोक अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बाजारों में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं और डेस्परेशन शो करें। अब भी टाइम है, इस वक्त भी टाइम है, ये हमने ऑप्शनली सोशल डिस्टेंस को हमने खुद ऑप्ट करना है। मैं काम पे जाती हूँ, मेरे मियाँ एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं की सिवाय उसके कि जो ऑफिशियल छुट्टी होती है, हमने इसके दौरान भी काम जारी रखा है। लेकिन उसका मैं एहतियाती तदाबीर 2-3 क्विकली आपको बता दूं। आप एक जूता जोड़ा जूतों का जो है वो बाहर रख लें, जिस वक्त आप घर में एंटर हो रहे हो जो जूते आपने पहने वो घर से बाहर उतार दें, दूसरा पहन के अंदर आ जाएं। जापानीज ये करते हैं, जापानी लोग घरों के अंदर जूते नहीं लाते, इसलिए वहां पर आप देख लें कि उनको बड़ी जल्दी कंट्रोल हासिल हो गया। हाथ धोने की अल्लाह और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सफाई निस्फ ईमान है। ना सिर्फ ये कि आप कोविड-19 से बच सकते हैं, पेट की जितनी बीमारियां हैं और ये टाइफाइड, कॉलरा, इस तरह की कई बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं सफाई अपना के। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मास्क पहनते हैं और हाथ धो के रखते हैं, ग्लव्स मैं नहीं कहूंगी कि पहने, क्योंकि ग्लव्स पहन के आप ये समझ रहे हैं कि आपने हाथ अपने सेव कर लिया, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ग्लव्स पहन के फिर बेहतियाती से वही ग्लव्स वाला हाथ मुंह पे लगा रहे हैं, तो बात तो वहीं आ जाएगी। इसलिए ग्लव्स पहनने से अनलेस एंड अनटिल के कोई डॉक्टर है उसको सर्जिकल ग्लव्स की जरूरत है। आप बराए मेहरबानी हाथों को साफ रखें, इनको धो लें, या फिर आप सैनिटाइजर जब अगर बाहर है तो ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल करें। और अच्छी बात यह कि मैंने हर जगह देखा है इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन
मास्क मुझे समझ नहीं आती कि नाक और मुंह को आपने कवर करना है, ये यहाँ ठोड़ी पे मास्क लगा के लोग फिरते हैं या ठीक है। एक कान पे लटकाया हुआ होता है, उसका मुझे फायदा समझ नहीं आया। ठीक है, लेकिन तो ये एहतशाम साहब, SOPs हैं, examples- चंद SOPs हैं। Exactly, और एक examples दूसरी- वो एक दी जा second रही हैं। दीजिएगा। जब आप मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, जब आप किसी मार्केट में होते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पहले हमें मिल जाए। एग्जाम्पल थोड़ा बहुत दी सा जाती है एहतशाम discipline और साहब, सब्र जापान की सीखने। या चाइना की, लेकिन हमने खुदा के देखा लिए यह है तो कि बेहतरी आ पाकिस्तान में तो जाएगी। लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे वायरस एग्जिस्ट कर देखिए, रहा है। 2-3 चीजें मेरे ख्याल है कमल ने बड़े खूबसूरत तरीके से बता दिया है जिस तरीके से करने की जरूरत है। माजत के साथ लोग नहीं कर रहे, मुझे ज्यादा नहीं तो कर कुछ रहे। बात का है कि पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे। मैं अगले दिन एक गया बेकरी के पास, तो वो मैं अंदर गया, मास्क पहना होता है, एक साहब अच्छे खासे कमल पढ़े लिखे ना, वो बहस कर रहे हैं, मास्क नहीं पहना। वो उनको कह रहा है गार्ड कि नहीं आप जा सकते, कहती मुझे जाने दें। उन्होंने कहा मेरे पास मास्क नहीं, उन्होंने कहा जाके बाजार चले, वो कहता मैं नहीं जाऊँगा। अब इसका क्या इलाज है? मतलब चले अनपढ़ लोगों की तो बात छोड़ें, पढ़े लिखे लोग अगर ये एग्जाम्पल सेट करेंगे तो कितना अफसोसनाक है। अब देखें, 2 चीज़ें हो रही हैं। मसलन मैं कमल ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को एक तरह से सख्ती करनी पड़ेगी। मतलब इस्लामाबाद में अगर आपने ये फैसला किया है कि जो बंदा SOPs पे अमल नहीं करेगा उस पर जुर्माना किया जाएगा, ये पंजाब में जुर्माना नहीं है, ठीक है ना। अब लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, माजरत यहाँ के पर साथ। स्टिल इस्लामाबाद में यहाँ पे तक सीरियस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं है। चले जुर्माने की बात की, थोड़ा सा तो आप रखें ना, कुछ लोगों को पता चले कि भी ऐसा नहीं है। अभी आप जब इस्लामाबाद में ट्रैफिक की वायलेशन करने पे जुर्माने होते हैं या लाइसेंस उनके ले लिए जाते हैं और उसके बाद उनको भुगतना पड़ता है, पिंडी में नहीं है, लिहाजा यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग ख्याल करते हैं कि वायलेशन ना की जाए ट्रैफिक की। अब सवाल ये कि जी आप क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन कमल नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमी की हालत हमारी जितनी खराब है, दायरे में लाएंगे हम कोविड-19 के हिसाब ठीक कह रही से। हैं। 5 जून को हमारा सेशन भी होने जा रहा है, ठीक है। और हम इसमें प्रपोजल देंगे। अगर नहीं आता तो हम एज प्राइवेट मेंबर इसमें प्रपोजल देंगे कि इसको लॉ का हिस्सा बनाएं कि जो SOP फॉलो नहीं करता उसके लिए कोई पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि वो लॉ बाइंडिंग हो जाए। क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। और आपको मैं एक बात अच्छी ये भी है कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, ना बुखार हो रहा है, ना खांसी है, ना जुकाम है, लेकिन कैरियर हैं। इसलिए और लोकल ट्रांसमिशन का रेट जो है वो 95% पे चला गया है। तो इसलिए इस वक्त पोटेंशियली मैं और आप, हम बिल्कुल सेहतमंद होते हुए भी हम कैरियर हो सकते हैं, इसलिए हमें एहतियात की जरूरत है, हम दूसरों को ना बीमार करें। तो मैं आप अपने तौर पे एज ए मेंबर नेशनल असेंबली में ये जरूर कहूंगी कि एज मेंबर हमारे बहुत सारे MNAs इस वक्त इफेक्टेड हैं। शहरियार अफरीदी साहब बीमार हैं, आमिर डोगर साहब को कोविड-19 हुआ हुआ है, हमारे 2-3 और बड़े ऑनरेबल MNAs हैं, वो इस वक्त बहुत सारे लोग इफेक्टेड हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन इसका बेहतरीन ये है कि अगर अब यूरोप, लॉ अमेरिका की, बाइंडिंग चाइना की होनी मिसाल जरूरी देते हैं, उन्होंने रीओपन जब किया कई जगहों पे, बावजूद इस बात के कि सर्च कर रहा था ये, ठीक है ना, ये फ्लैटन नहीं हुआ था, इसके बावजूद उन्होंने कहा, अमेरिका में आप देख लें 1 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमी बैठ जाएगी, आप लोगों को खिला नहीं सकेंगे, क्या करेंगे? अमेरिका में आप देख लें, बुश प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 4 सालों में तकरीबन 500,000 या मेरा ख्याल है 7 लाख लोगों को नए जॉब दिए। अभी आप देख लें 4 करोड़ लोगों ने अब तक अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर चुके हैं। उन्हें भी अंदाजा है कि भाई इकोनॉमी अगर नहीं चलेगी, मैशत का पहिया नहीं चलेगा, कुछ नहीं हो सकता, तो नीचे आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो लोग मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं उन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट पे आप जायज़ तनकीद करें, आप भी करती हैं, मैं भी करती हूँ, और हम बड़ी अच्छी बात है, कमल भी उसको एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर बैठ के मकसद आपका है कि नहीं जी मलाई नहीं करना, कि नहीं जी आप क्यों बैठे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद डिस्कंटिन्यू रखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या, उसकी तरफ जाएंगे। वेलकम बैक। एहतशाम सर बताइएगा सोल्यूशन क्या है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम SOPs को फॉलो करवा सकते हैं? क्या इसके लिए हम कोई नई फोर्स नहीं बना सकते जो SOPs को फॉलो करवाए? देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, ठीक है, वॉलंटियर लेवल पे लोग आएंगे, अपने तौर पे कुछ अच्छी बात है कि लोग उनकी बात सुने और कहना माने और इससे बचने की कोशिश करें। देखिए, अब सारी दुनिया में जो जिस तरीके से इसको टैकल किया गया ना, उन्होंने, अब जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि ट्रेड ऑफ नहीं है बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड, इसमें आपको जो लोग जिंदा हैं उनको भी जिंदा रखना है और जो खुदा ना खास्ता इसकी तरफ जा रहे हैं बीमारी की तरफ, उनको भी बचाना है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सबको पता नहीं है। अगर तो अच्छी बात है, अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग बताते हैं कि इतनी गुंजाइश है
कि हॉस्पिटल में कि वो टैकल कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। अभी तो गालिबन फिगर जो है 35 से 40% ऑक्यूपेशन है, बाकी अभी खासी तादाद में लोग खुदा ना खास्ता अगर उस तरफ जाएंगे तो मामला बेहतर हो सकता है। अब देखें, मैं जिस तरह इसको देख रहा हूँ, मैं इस तरह देख रहा हूँ कि आप 1930 का ग्रेट डिप्रेशन देखें, अमेरिका की इकोनॉमी बैठी, दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई। उसके बाद 2008 का लीमन ब्रदर्स बैंकिंग का केस था, जिसमें आप देख लें बैंक्स बेसिकली वो थे लीमन ब्रदर्स वाले, और उन्हें हाउसिंग स्कैम हुआ, अरबों ट्रिलियन रुपया जो है ना वो लोगों को दिया कर्जे कि जी आप मकान ले लें। उसके बाद उनके पास नहीं थे वापस करने के लिए, उन्होंने कहा जी आप अपने पास रखें अपने मकान, हम नहीं आपको पे कर सकते। उसके बाद से कहा जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है कि $3 ट्रिलियन देने के बावजूद भी अमेरिकी इकोनॉमी जो कह रही कि कुछ नहीं हो रहा। आप यूरोप में, अमेरिका में आप देख लें जिस तरीके से $1 ट्रिलियन दिया जापान ने दिया, $1 ट्रिलियन जर्मनी ने दिया, इसके बावजूद कहते हैं नाकाफ़ी है। हमारी जैसी इकोनॉमी में हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हमें देखना है कि हमारा मईशत का पहिया खुदा ना खास्ता बैठ ना जाए, इसको चलाने के लिए जो आगे बजट आ रहा है किस तरह इसको आप टैकल करेंगे। सिर्फ तनकीद करके बात नहीं बनेगी, इसका एक ही हल है कि हुकूमत सख्ती से कराए। मैं माजरत के साथ कहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन वो भी शायद इस बात से घबराते हैं कि शायद ये सियासी लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, पॉलिटिकल माइलेज लेंगे कि अगर हम सख्ती करेंगे। सख्ती से मुराद इस वक्त यही है कि SOPs पे अमल दरामद कराया जाए, और उसके बाद अगर ये अमल हो जाता है तो मेरा ख्याल है एक ही तरीका है। देखें, न्यू नॉर्मल लोग क्या कहते हैं, यू हैव टू लिव विद इट, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। सारी दुनिया जो है कमल ये कह रही है कि आपको पता ही नहीं है कि इस साल में 2021 में ये कहाँ तक जाएगा, वैक्सीनेशन जब तक नहीं आ जाएगी, वैक्सीनेट नहीं होंगे तो क्या होगा। तो मेरा ख्याल है एहतियात ही एक ऐसी चीज है जो चीजों ठीक मैं इस पे सिर्फ इतना कमेंट करना चाह रही हूँ कि एक तो अमेरिका ने पहले 3 ट्रिलियन का एक दफा बजट दिया है, पैकेज दिया है रिलीफ, उसके बाद 2.5 का और दिया, यानी टोटल 5.5 ट्रिलियन का उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की। उसके बावजूद 1 लाख से ऊपर डेथ्स हैं। और अब अगर आप वहां पे कहानियां सुने, इवन उन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कहानियां सुने जो वहां सर्व कर रहे थे, और उनमें से कईयों की शहादतें हुई हैं कि वहां पर बहुत बुरे हालात थे, हेल्थ सेक्टर उनका बैडली एक्सपोज हुआ है। दूसरा जो आपने कहा जी इम्प्लीमेंट कराने की, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। बदकिस्मती हमारी ऐसी है, एहतशाम साहब वज़ीर आज़म बहुत सॉफ्ट दिल के आदमी हैं और उनको इन चीज़ों का बहुत इदराक है। हमारी जो पुलिस का सिस्टम है वो इसलिए वो टाइगर फोर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर वहाँ पर किसी को ओए कहना हो ना तो वो लित्तर मारते हैं, और वहाँ पे वर्स्ट सिनेरियोज हमें देखने को मिले। जिस वक्त आपने सिंध से रिपोर्टें आनी शुरू हुई और फिर पंजाब पुलिस ने भी कुछ लोगों को जाके इस तरीके से हरास किया, वो एक और नया क्राइसिस बन जाएगा। इसलिए वो इतनी सख्ती की का कोई इनकरेज नहीं कर रहे। अच्छा कमल साहब, ये बताइएगा, ये तो हम बहुत सुनने को मिल रहा है, ये तो बहुत सुनने को मिल रहा है कैपेसिटी है हॉस्पिटल्स में अभी, लेकिन अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें, पिछले कुछ दिनों में आज भी जो रिपोर्ट जो सामने आई है, स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें तो वहां पर भी 6 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो केसेस को रोकने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? कैपेसिटी तो है, ये इस इकदाम को हम मान भी रहे हैं। देखिए जी, ओवरऑल केसेस जो इन्फेक्टेड लोगों के हैं मेरे नॉलेज में तो 75,000 हैं। मैं आज की उस रिपोर्ट के बारे में कमल साहब बात कर रही हूं जो सेक्रेटरी सेहत ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेजी है, और उसमें इंकशाफ हुआ है कि 6 लाख से ज्यादा केसेस हो सकते हैं उसमें। देखिए, वो हो सकते की तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एक चीज मैं ओवरऑल आपको सिनेरियो में बता दूं। जैसे हमें कराची या सिंध से कुछ खबरें आ रही थी और कुछ इधर उधर से और शहरों से, लाहौर से भी। होता ये है कि जब लोग इन्फेक्टेड, अल्लाह माफ़ करे, होते हैं या कोई क्राइसिस टाइम आता है तो वो सरकारी या पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स पे कॉन्फिडेंस ना रखते हुए वो जाते हैं प्राइवेट की तरफ। तो प्राइवेट में कैपेसिटी का इशू ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ हुकूमत ने इस वक्त अवेलेबल की हुई है वो अभी तक काफी हद तक। अच्छा कमल, एक चीज बताइएगा, कमल एक चीज बताइएगा जो बहुत ज्यादा बात हो रही है कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बहुत कम है। वो जैसे अभी आप बता रही थी एसिम्प्टोमेटिक की वाली बात कर रही थी, पता नहीं हु नोस कौन कैरी कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी हमें नहीं पता चलेगा कितने लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं या दूसरों को कर सकते हैं। आपके ख्याल में इसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? मैं जी वो अब रैंडम टेस्टिंग तो अब ऑलरेडी हो रही है। देखिए, शुरू में कम थी, बहुत कम थी बल्कि मैं कहूँगी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता अब तो काफ़ी हद तक आप देखें कितना स्टैटिस्टिक्स 5.5 लाख कल तक थे जो टेस्ट हो रहे हैं, और अब रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है। उसकी वजह से भी आपकी एकदम स्पीड अप हुई है। लेकिन जैसे हमारे लिए एक खुशाइन बात यह है कि सईद गनी साहब आपके सामने प्रोग्राम्स भी करते रहे और कोरोना से भी लड़ते रहे।
इमरान इस्माइल साहब ने, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने रिकवर किया है, स्पीकर कौमी असम्बली ने रिकवर किया, उनके बच्चों ने रिकवर किया, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो रिकवरी का रेट भी हमें साथ बताना चाहिए कि वो लोगों को होप भी देता है। और जो मैंने शुरू में आपको कहा था खुराक, उसमें अभी आपने शुगर रिपोर्ट का शुरू में जिक्र किया था, हम इतना ज़्यादा इसके बारे में एग्रेसिव है। मैं पहले भी एहतशाम साहब के प्रोग्राम में कह के गई थी, मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी थी ट्विटर पे भी जाके, कि ये जहर है, ये सफ़ेद चीनी जहर है, ये जिस मुल्क में लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी बनी हुई मसनूआत खाते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और चीज़ें लेते हैं, वहाँ पे रेट, जो मोर्टेलिटी या डेथ रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि ये आपके बॉडी के इम्यूनिटी को मुकम्मल ख़त्म कर देती है। तो खुदा का वास्ता कुछ अरसे के लिए चीनी कानी चीनी पे भी आते हैं। ये शहीद गनी का आपने जिक्र किया है, शहीद गनी से कोई ये पूछे कि वो आगा खान हॉस्पिटल और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल जो 50,000 1 लाख रुपए का जो बेड लेके बंदों को वहां दाखिल कर रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, वहां पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल को रेगुलेट क्यों नहीं किया जा रहा? 1,10,000 जी वेंटिलेटर वाले को, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक के सेक्शन में अगर कोई बंदा गया तो उसको उठा के उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल दिया। इस तरह के रिपोर्ट्स हमें मिली है। 65,000 रुपया वो नॉर्मल आइसोलेशन वालों को दे रहे हैं। तो वो बेबी को तो सिर्फ कैश पसंद है, अब क्या कर सकते हैं? उनका दिल ये होता है कि हमें पैसे दे दो और फिर पूछो मत कि किस तरह। अच्छा कमल, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज्यादा, दूसरे टॉपिक पे आएंगे। एक चीज और बता दें, WHO के बारे में कहा जाता है कि जी एक खास मकसद के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और पाकिस्तान में जो अमवात, कोई फर्ज करें कोई हार्ट अटैक से मर रहा है या किसी और वजह से मर रहा है, वो भी कहते हैं कि वो कोरोना के खाते में डाल के पेश किया जा रहा है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। ये जरा क्लैरिफाई कर दें, क्या है, कहाँ से पैसे मिल रहे हैं आपको? हमें तो जी ऐसा कोई पता नहीं है कि कोई पैसे मिलने, हमने तो सिर्फ देने ही हैं फिलहाल पैसे। लेकिन हमसे तो सारे मांग ही रहे हैं। हम तो वो वाला रोल है हमारा जो घर में अब्बू का होता है कि हर बंदा ने पैसे मांगने और उसकी ज़रूरत के टाइम पे हमने पूरे करने हैं। लेकिन बात यह है कि सूबों को इस वक्त बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सारी मौतें जो हैं वो कोविड-19 के खाते में डलेंगी तो वो हमारे लिए एक बदनामी है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन मैं खुद भी अलार्म थी इस बात पे कि जब से कोरोना आया है आपको ना हार्ट अटैक सुनने को मिल रहे हैं, जो आपके कितने सारे लोग हर साल, आपको जो 1-1.5 लाख बंदा हर साल कैंसर से जा रहा था वो आने बंद हो गई है रिपोर्ट्स। किडनी से 40,000 अमवात होती थी, उनकी आवाज़ आनी बंद होगी। एक्सीडेंट्स रोजाना वो इतने ज़्यादा अमवात हो रही थी वो कम हो गए। और दूसरे जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से पाकिस्तान में, मैं ये हकीकत है एहतशाम साहब, मैंने ये H9 वाला जो ये H8 वाला कब्रिस्तान है, इसके स्टैटिस्टिक्स पता करवाए तो 20 से 22 मैयतें रोजाना आया करती थी कोविड-19 से पहले। अब 16 से 18 आ रही हैं। तो रीजन पता लगी कि क्योंकि बीच में कुछ अरसा जब लॉकडाउन रहा और ट्रैफिक बंद थी तो एक्सीडेंट्स से अमवात की शरह में सब्सटेंशली वो ड्रॉप की। और दूसरी जो खबर मिली वो ये थी कि अस्पतालों से लोग जो बैक्टीरिया या वायरस कैरी करके उसकी वजह से अमवात हो जाती थी, उसमें भी कमी आ गई। तो 16 से 17 अमवात रोज की हो रही थी, जिनमें मेजॉरिटी एग्जैक्टली हमने देखा है कि अमवात की तादाद में बहुत कमी भी आई है। एहतशाम साहब, शुगर स्कैंडल के हवाले से बात करना चाहूंगी। बार बार कहा जा रहा है, आज भी मुर्तजा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह रहे हैं वजीर आजम को कमीशन के सामने क्यों नहीं पेश किया गया, उनको छुपाया जा रहा है। तो क्या वाकई में उनको छुपाया जा रहा है? क्योंकि रिपोर्ट तो वजीर आजम खुद सामने लेकर आए हैं। देखिए बात यह है कि अब वो तो कह सकते हैं, क्योंकि ये तो कोरोना से मामला शुरू हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट का और सिंध गवर्नमेंट का इख्तलाफात, और फाइनली ये रिपोर्ट आ गई। पहली तो बात है कि जो अच्छी बात है हमें माननी चाहिए, किसी गवर्नमेंट ने भी की है। पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें, हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है ना, वो ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था, उसकी रिपोर्ट थी, वो भी हिंदुस्तान से लीक होकर आई थी। आप मुझे बताएं कितने पाकिस्तान में कमीशन बने हैं, कितने ट्रिब्यूनल बने हैं, किसी की रिपोर्ट आई? अब ये हुकूमत कह रही है कि मैं अगले दिन सुनना था, शहरी आवाज़ी के वजीर कह रहे थे, ना सिर्फ ये तैयारा हादसे की पुरानी रिपोर्ट्स भी जो है ना, जितने भी हादसे हुए वो पब्लिक करेंगे। अब सवाल यह है कि रिपोर्ट तो आ गई, अब आगे मरला था कि जी प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है। तो लेटेस्ट हमें जो पता चल रहा है वो ये है कि फैसला हो चुका है कि केसेस, क्रिमिनल केसेस भी बनेंगे, फौजदारी मुकदमे भी बनेंगे, और रेगुलेटरी बॉडीज जो है ना वो भी देखेंगी। SCCP है, नैब है, FI है, ये अदारे जो है ना कार्रवाई करेंगे। अब देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लोग, PMLN के लोग, PTI के लोग भी माजरत के साथ, वो भी नाम उनका भी आ रहा है कि जिनके 52% 9 जो बड़ी शुगर कंपनी मिल्स हैं, वो 52% बिजनेस जो है ना वो उनका
शेयर है उसमें। अब वो लोग सारे फंसे हैं इसमें, नाम उनके आ गए हैं। अब लिहाजा ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर जवाब दे, प्राइम मिनिस्टर भी जवाब दे देंगे जब देने की जरूरत आएगी। वो कहते हैं क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लिहाजा उन्होंने किया। देखिए असद उमर साहब ने बता दिया बड़ा वाज़ेह तौर पे, ठीक है, और उन पे जी मुझसे कहा गया था कि अगर आप ये 10 लाख टन नहीं इजाज़त देंगे एक्सपोर्ट करने की तो हम क्रशिंग सीजन नहीं नया शुरू करेंगे। उन्होंने 11 लाख की इजाज़त दी। फिर वो इल्ज़ाम आ रहा है शुगर एडवाइजरी बोर्ड के थे अपने कॉमर्स मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब, उनका नाम आ रहा है, सीएम पंजाब का नाम आ रहा है इवेंचुअली, जिन्होंने 3 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी थी। अब सब्सिडी देना आप देखें 24 बिलियन रुपीस की सब्सिडी तो हमने देखा 5 सालों में पिछली गवर्नमेंट ने भी दी थी। सब्सिडीज तो चले ठीक, सवाल ये कि कितनी गलत है कितनी सही है, ये सवाल होना चाहिए। अब बात ये आपसे भी मैं पूछूंगा, अभी जो मेरा ख्याल है ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि 3 तरह से कमल लोगों ने लूटा है, ये अच्छी बात है कि इस पे बहस हो रही है। चीनी के स्कैंडल जो है ना, कुछ लोगों का ख्याल था रुक जाएगा, मामला दब जाएगा, अब दबता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब वो कहते हैं कि जी एक एक्सपोर्ट करके फायदा उठाया, फिर उसके बाद मार्केट 47 रुपए से 90 रुपए करके वो फायदा उठाया, सट्टाबाजी करके लहदा फायदा उठाया। तो अब आपके ख्याल में ये जो लोग काबू आ रहे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं, जो चीखना चिल्लाना शुरू हो रहा है, अब ज्यादातर हम 2 लोग देख रहे हैं, अपोजिशन के लोग भी इसमें शामिल हैं, वो अब ज्यादा शोर कर रहे हैं। आपके ख्याल में अब आपकी हुकूमत उनको कैसे डील करेगी? इसका जवाब हम लेंगे, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक इस पे टेक लेंगे कंवल साहबा का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एहतशाम साहब जरा अपना एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं ये कहूँगा कमल कि कहा जा रहा है कि एक्शन प्लान शहजाद अकबर साहब ने तैयार करके दे दिया तजावीज़ के साथ कि जी अब क्या होगा, कौन से केसेस बनेंगे और क्या माफिया में मैं अगर सवाल पूछूं, पहली दफ़ा कार्टेलाइजेशन तोड़ने के लिए हाथ डाला जाएगा। और दूसरा ब्रीफली ये भी बता दें, गवर्नमेंट के आप बड़ी करीब भी हैं, कि जहांगीर तरीन साहब का फ्यूचर क्या आएगा, PTI में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे? अच्छा देखिए जी, पहले 4-5 पॉइंट्स है, मैं ज़रा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दूं कि जो वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि जी इनको कटहरे में खड़ा किया जाए। तो बचपन से मैंने और आपने सुना है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मसला सारा वज़ीर आज़म का सिर्फ एक ही कसूर है कि उन्होंने इनकी चोरी पकड़ के पब्लिक क्यों कर दी है। पहले जिस तरीके से वो क्या कहते हैं, रल खाओ तो खंड खाओ, वंड खाओ तो खंड खाओ वाला काम चल रहा था, ये खंड खाने वाले जो है सुकून से सारी दुनिया को भी खंड खिला रहे थे और खा भी रहे थे। तो उन्होंने कहा इसी तरह ही चलता रहे तो ठीक है। वजीर आजम ने इनको आके इनका सारा जो मामला है वो चौपट की है। देखिए पॉलिसी डिसीजन या इंक्वायरी कमीशन बनाना और इंक्वायरी की रिपोर्ट बनवाना और फिर उसको पब्लिश करना, ये वजीर आजम के इख्तियारात में शामिल था जो उन्होंने कर दिया है। आगे अब ये रिपोर्ट जाएगी कॉम्पिटेंट फोरम्स पे। तो जो आप मुझसे शुरू में पूछ रहे थे कि सजा होगी या नहीं होगी, अब ये हमारी अदलिया का और हमारे इनकॉम्पिटेंट फोरम्स जो लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं या सजा जजा डिसाइड करते हैं, अब उनके इख्तियारात में होगा कि वो इस रिपोर्ट को कितना बेहतर तरीके से। लोग कहते हैं उनके माफिया के बड़े लंबे हाथ हैं, कुछ नहीं होगा। जब ये रिपोर्ट नहीं आई थी तो लोग कहते थे ये रिपोर्ट आएगी नहीं, क्योंकि माफिया के बड़े लंबे हाथ हैं और वो क्योंकि जनाब साथ हैं। और वजीर आजम को अपने दोस्त बचाने का बहुत शौक है, इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन साहब वजीर आजम के बड़े अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी, वजीर आजम किसी को नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने वालिद साहब को चेयरमैन शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल से रिजाइन करवा दिया था जब वो अपनी 1 या 2 ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके थे। तो इसलिए वो रूथलेस मशहूर है। अपनी इमीडिएट फैमिली में भी अपने बहनोइयों को उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी के साथ भी अपने कजन को टेस्ट कैप्टन बनते ही सबसे पहले टीम से ड्रॉप कर दिया था। ये उनकी एक हिस्ट्री है कि वो इस मामले में बिल्कुल इंडिफरेंट है जब इंसाफ का मामला आ जाए या एहतसाब का। अच्छा, अब आपने कहा जी ये रिपोर्ट और ये कार्टेलाइजेशन और इसमें से फायदा कैसे उठाया गया। बिल्कुल देखें, रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं और काफ़ी एक्सपर्ट लोगों ने बनाई है। 1-2 चीज़ें जो मैं समझती हूँ कि उसको ऐड करना चाहिए। एक चीज़ है प्राइस। अब नून लीग के मैंने बड़े बड़े जो साइंसदान हैं और पीपल्स पार्टी के उनकी बातें सुनी, खासतौर पे नून लीग के जो साइंसदान, उन्होंने कहा जी हम जब आए थे तो 53 रुपए किलो चीनी थी, जब गए तब भी इतने की थी। तो एहतशाम साहब आप जानते हैं इकोनॉमी को, आपकी जो ये कमोडिटीज होती हैं इनको इंटरनेशनल जो मार्केट्स होती हैं उनके साथ कॉम्पिटेंट होना चाहिए।
ठीक है। और ये कभी भी नहीं आप कर सकते कि आप एक जगह पे मार्केट की प्राइस को रोक के रखें, ये बहुत गलत फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरी, ये कच्ची पर्चियां, पक्की पर्चियां, सही लिखा हुआ नहीं लिखा, हर चीज का एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसको हुआ? नंबर 1 किसान को हुआ, नंबर 2 मुझे और आपको हुआ, कंज्यूमर को हुआ जो खरीदते थे। तो इसलिए ये सारे मैकेनिज्म को ठीक करने की जरूरत है। और इसका तरीके क्या था? तरीकेकार ये था कि जिन्होंने मिलें लगाई हुई है या जो ये सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग यानी कि गवर्नमेंट में भी आके कहीं ना कहीं बैठे हुए थे, और साथ उन्होंने नीचे जो माफिया में केवल ये प्राइस वापस आएगी, ये 200 रुपया जो आपकी और मेरी जेब से निकला है, आपके ख्याल में ये आम आदमी कैसे कंपनसेट होगा? ये प्राइस चीनी की जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में कम है, हमारे यहाँ आज भी महंगी है, आपके ख्याल में ये वापस आने की चोरी तो हो गई, चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, चोरी तो हुई, चोरी पकड़ने का और चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने का इख्तियार हुकूमत के पास था, हमने कर लिया है। मैंने पहले ये बात की कि अब जब रिपोर्ट जाएगी कॉम्पिटेंट फोरम्स पे, तो फिर अब उनका भी टेस्ट है, हमारे जो अदालती निज़ाम का भी और दूसरे निज़ाम का, कि किस तरह से इसको बगैर प्रेशर के वापस लाते हो। मेरे ख्याल में बहुत हद तक उन्होंने ये टेस्ट पास किए हैं। पनामा का केस जो है वो एक टेस्ट केस था, लेकिन ये आप जानना चाहूंगे कि जिस तरह उन्होंने बात की है कि अब इदारों का काम है, आगे उन्होंने देखना है, तो ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि नैब इस रिपोर्ट के आने के बाद खामोश है। देखिए, नैब खामोश तो इसलिए ना कि जब तक उनको डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, कुछ केसेस कहा जा रहा है वो नैब को दिए जाएंगे, फौजदारी मुकदमात क्रिमिनल चलेंगे, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज SCCP वो देगी, FIA के पास कोई जा सकता है, स्टेट बैंक इस पर क्या एक्शन लेता है, FBR भी बता सकता है कि जी ये पैसे कैसे बनाते रहे, कितने लोग इसमें टैक्स देने वाले हैं, कितना टैक्स छुपाया गया, कहा जाता है बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है ना टैक्स चोरी की गई है। अब देखिए सवाल, मैं कमल आपसे 2 सवाल अगर पूछूं, एक तो ये बता दें कि जो जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब के बारे में टायराइट खोला हुआ है अपोजिशन ने, और काजीजा फाय साहब ने जो बयानात दिए हैं कि जी वो तो 2 ही नेशनैलिटी है उनकी, पता नहीं पाकिस्तानी है नहीं है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, एक इसका जवाब देते हैं। दूसरा, जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर चाय पीते हुए वायरल हुई है, अब इस पर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि जी बीमार हैं या नहीं है, अगर घर से निकल गए हैं, इस लॉकडाउन में जाके चाय की प्याली पी ली है, तो इसमें क्या बुराई क्या है? तो क्या आप कैसे कमेंट करेंगी दोनों चीजों पे? देखिए जी, जहां तक शहजाद अकबर साहब की नेशनैलिटी है नहीं है, वो शहजाद अकबर साहब ने बारहा आके वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन पर इल्जाम तराशी की गई कि ये सूटकेस लेके भाग जाएंगे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं इधर ही हूं। और अब वजीर आजम ने अपने तमाम जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं उनको कहा है कि वो अपने असासे भी डिक्लेयर कर दें, तो वो तो मामला क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली, जो नवाज शरीफ साहब वाली बात है, तो इसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि ये मरियम नवाज साहिबा के कहने पे ये तस्वीर खींच के लीक कराई गई है, क्योंकि पार्टी तितर बितर हो रही है, चाचा भतीजी का बहुत शदीद वो खींचा तानी चल रही है, रस्साकशी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो अब मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई और जो जिस किस्म के केसेस सामने आए हैं, पूरे खानदान के खादम आला साहब ने जिस तरीके से वलेट के सारों को खिलाया है, तो अब उनके बचने के चांसेस कम है। और पूरी विकेट के दोनों तरफ खेलेगी, कहा जा रहा था ईद के बाद। आपके ख्याल में गवर्नमेंट के PTI के लोग भी इस जद में आएंगे नैब की? जो बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि जी बड़े केसेस हैं, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनको नैब ने हाथ नहीं लगाया, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, और हमने देखा शायद हवाबाजी के मैंने अभी आपको बताया था कि जब एहतसाब की बात आ जाए एहतशाम साहब, तो चाहे PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई हो, जिसने करप्शन की है ना, उसको अपना जवाब जाके जमा कराना है। रिश्तेदारियां नहीं चलती हैं 2 नंबरी में और करप्शन में। पाकिस्तान में सियासत और करप्शन अब साथ साथ नहीं चल सकती, ये कॉन्सेप्ट खत्म है। जिस आप देखें पूरी दुनिया में ये होता है कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं होता, जिसने गलती की है वो जाके अपना जवाब दे, क्लियर हो जाए, तो जो सजा है वो जरूर देनी चाहिए। कमल साहब, आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। एग्जैक्टली जो आपने बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है कि लॉ को सबसे ऊपर होना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।